नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समदर्शी एडुइन विजन। दोस्तों, हम लोग अभी बात कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल की। और फ्रीडम स्ट्रगल के क्रम में हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना को देख लिया और फिर जो कांग्रेस का कार्यकाल है, जो कांग्रेस का कार्यकाल था, तो उस कार्यकाल में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अगर हम पिछले क्लास को समराइज करें तो हमने 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक का कार्यकाल देख लिया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो एक तो इस काल को क्या कहते हैं, तो नरमपंथी काल कहते हैं। दूसरा इस काल को क्या कहते हैं, तो फिर इस काल को उदारवादी काल कहते हैं। उदारवादी काल कहते हैं। और इसका क्या नाम है, तो आर्थिक राष्ट्रवाद का काल। आर्थिक राष्ट्रवाद का काल भी इस काल को कहते हैं। इस काल को हम लोगों ने बहुत विस्तृत ढंग से देख लिया कि इस काल में क्या क्या कार्य किए गए कांग्रेस के द्वारा। जो कांग्रेस के नेता थे इस समय, जो नरमपंथी नेता थे, तो उन्होंने किस तरह से कार्य किया, कांग्रेस को किस तरह से अपने शैशवावस्था से उसको युवा अवस्था में पहुंचाने का कार्य किया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने थॉरोली डिटेल में देख लिया। आज जो हम देखना प्रारंभ करेंगे तो वो हम क्या देखेंगे, तो आज हम देखेंगे 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक का काल। 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक का काल। अब आपको याद होगा कि इस काल को भी हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांट लिया था। क्या क्या बांटा था, एक तो हम लोगों ने बांटा था इसको 1905 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक, और दूसरे को फिर हम लोगों ने किया था कितना, तो 1914 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी। क्यों? क्योंकि इस काल में जो कांग्रेस की प्रकृति है, जो इसकी रूपरेखा है, जो इसकी विचारधारा है, उसमें एक बदलाव आ जाता है। तो उस बदलाव के क्रम पे, उस बदलाव के तहत जो इसमें इसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, इतिहास में हम क्या देखते हैं कि कहाँ पर बदलाव के तत्व हैं और फिर कहाँ पर जो है वो समानता के तत्व हैं। इतिहास में इन्हीं दो चीज़ों को हम देखते हैं। तो फिर यहाँ से यहाँ तक 1905 से 1914 तक जो है वो इसकी प्रकृति में लगभग एक समान इसकी प्रकृति रहती है। इसीलिए इसको एक कालखंड में बांटते हैं। और फिर 1914 से 1919 तक, चूंकि यह जो 1914 से 19 तक का काल है, तो आपको पता होगा कि 14 से जो 18 तक का काल था वह कौन सा काल था, तो वह प्रथम विश्व युद्ध का काल था। तो इस काल में जो राजनीतिक परिदृश्य है, वैश्विक स्तर पर हो या फिर भारतीय स्तर पर, तो इसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, जिसके आधार पर हम इसको एक अलग काल में बांट लेते हैं। अब अगर हम बात करें 1905 से 1914 तक का काल, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी कांग्रेस के अंदर थोड़े से बदलाव होते हैं। अगर हम और गहराई में जाएंगे तो हमको फिर से इसकी प्रवृत्ति में बदलाव दिखेगा, इसकी प्रकृति में बदलाव दिखेगा। वह बदलाव हमको कहाँ से कहाँ दिखेगा, तो पहला जो काल होगा फिर वह 1905 से लेकर के 1908 तक का काल होगा। अच्छा, ये 1905 से 1908 का काल ही क्यों, तो आपको पता है कि कांग्रेस का जो विभाजन है वह 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है वहां पर कांग्रेस का विभाजन हो चुका होता है। जैसे ही 1905 में कांग्रेस का विभाजन होता है, तो अब क्या हुआ कि जो गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों अलग अलग हो गए। अब जब अलग अलग हो गए तो अभी तक जो ताकत एक साथ थी वह ताकत बंट गई। तो जैसे ही बंट गई तो क्या हुआ कि कांग्रेस अब कमजोर होना प्रारंभ हो गई। 1908 में आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक भी थे, जिनको मांडले जेल भेज दिया गया 6 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसके बाद कांग्रेस कमजोर होना प्रारंभ हो गई। तो फिर दूसरा जो इसका काल होगा वह 1908 से लेकर के 1914 तक का काल। ये कैसा काल होगा, तो यह कमजोर कांग्रेस का काल होगा, विभाजित कांग्रेस का काल होगा। जिस वजह से कि भारतीय आंदोलन जो है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो अभी तक कांग्रेस के साथ चल रही थी, वह जब कमजोर पड़ती है तो इसी काल में आप देखते हैं कि भारत में दो नवीन विचारधारा उभर करके सामने आ जाती है। हालांकि एक विचारधारा का जन्म तो यहीं पर हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव जो हम देखते हैं तो वह इस काल में देखते हैं। दूसरे काल में, तो इस काल में कौन कौन सी दो नवीन विचारधारा जो उभर करके भारतीय राजनीति में आ जाती है वह क्या क्या है, तो पहली विचारधारा है वह है सांप्रदायिक विचारधारा। एक तो सांप्रदायिक विचारधारा जो है वह भारत की राजनीति में प्रवेश कर जाती है, और दूसरी जो विचारधारा है वह विचारधारा है क्रांतिकारी विचारधारा।
यह दो तरह की विचारधारा भारत की राजनीति में प्रवेश कर जाती है और अब यहाँ से लेकर के 1947 तक ये सारी विचारधाराएं जो है वह कांग्रेस के पैरेलल चलेगी और भारत के राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ेगी, जिसका असर जो है हम आज भी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं। तो हमने इस आधार पर इसको बांट करके प्रयास किया था देखने का। तो उसमें हम लोगों ने इसका पहला कालखंड देख लिया, कांग्रेस का जो पहला चरण था, स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला चरण था 1885 से लेकर के 1905 तक का काल, ये काल हम लोगों ने देख लिया। आज जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे 1905 से लेकर के 1914 के कालखंड की। जब हम 1905 की बात करेंगे, जब हम 1905 की बात करेंगे तो 1905 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। आखिर कांग्रेस का जो विभाजन होता है 1907 ईस्वी में वह क्यों होता है, तो उसका जो जड़ है वह कहां पर है, तो वह इस 1905 की घटना में छुपा हुआ है। 1905 में क्या होता है, वह होता है बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। अब देखिए, बंगाल जो है वह क्या है, वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है फिलहाल उस तात्कालिक भारत का। क्यों? क्योंकि बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो बंगाल आ रहा है, आज का बांग्लादेश, फिर आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये सारे क्षेत्र जो हैं, ये सारे क्षेत्र कहाँ आ रहे थे, तो ये सारे क्षेत्र बंगाल में आ रहे थे। तो कुल मिलाकर के बंगाल जो है वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। और आप देखते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चूंकि बंगाल से ही चीजें प्रारंभ होनी शुरू हुई। अभी तक आप देखते हैं कि राजधानी कहाँ है भारत की, तो बंगाल ही है। और वहीं से जितनी भी आधुनिक विचारधाराएं हैं, तो उन आधुनिक विचारधाराओं का जन्म कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ। चूंकि बंगाल से ही ट्रेड प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों ने अपना बेस बनाया वह बंगाल को ही बनाया और वहीं से फिर पूरे भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। तो क्या हुआ कि बंगाल में स्वतः ही जो वैचारिक तरक्की है, जो विचार के लेवल पर, जो मस्तिष्क के लेवल पर लोगों में खुलापन आया, लोगों में विद्वता आई, तो वह बंगाल से प्रारंभ हुआ। तो बंगाल क्या हुआ कि वह राष्ट्रवादियों का एक केंद्र बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन की जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा निकलनी शुरू हुई, वह कहां से प्रारंभ हुई, तो वह बंगाल से प्रारंभ। अब जब बंगाल से प्रारंभ हुई, और तो अंग्रेजों को अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगर हमको इस राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को कमजोर करना है, इसकी जो धार है इसको कुंद करना है, इसको मंद करना है, तो हमको क्या करना होगा कि बंगाल का विभाजन करना होगा, ताकि क्या हो जाए कि जो बंगाली एकता है वह विखंडित हो जाए, वह टूट जाए। और जब यह टूट जाएगा तो यह जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा है यह स्वतः ही कमजोर पड़ जाएगी, यह जो है वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी में उस समय जो भारत के तत्कालिक गृह सचिव थे राइसले महोदय, तो राइसले महोदय ने कहा था कि अविभाजित बंगाल जो है वह एक बहुत बड़ी ताकत है। अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत है, और अगर हम बंगाल को विभाजित कर देते हैं तो यह ताकत जो है वह कमजोर हो जाएगी, और फिर जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की हवा बह रही है वह हवा जो है क्या हो जाएगा, तो रुक जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो अंग्रेजों ने बहाना क्या बनाया, तो अंग्रेजों ने बहाना बनाया कि प्रशासनिक सुधार के लिए, चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र पर शासन करना, प्रशासन चलाना बड़ा ही कठिन कार्य हो रहा है, बड़ा ही दुरूह हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि बंगाल को विभाजित कर देंगे, और जब बंगाल विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हम आराम से प्रशासन जो है वह चला पाएंगे। अब देखिए कि बंगाल में किस तरह का कंडीशन है, पहले उस कंडीशन को समझिए। बंगाल में कैसे लोग हैं, तो एक तो बंगाली भाषी लोग हैं, बंगाली भाषी लोग हैं। फिर जो बांग्लादेश का क्षेत्र है वहां पर क्या है, तो मुस्लिम बहुसंख्यक है, मुस्लिम बहुसंख्यक है। फिर बिहार में जो है वह क्या है, तो हिंदी भाषी लोग हैं, और उड़ीसा में क्या है, तो उड़िया भाषी लोग। ये चार तरह के बंगाल में लोग हैं। अब जब बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो जो पूर्वी बंगाल में चला जाएगा तो वहां क्या होगा, तो वहां
मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, तो इस आधार पर जो हिंदू है वह वहां पर क्या होंगे, तो वह वहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पूर्वी बंगाल में जो बंगाली हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और पश्चिमी बंगाल में क्या होगा कि भाषा के आधार पर जो बंगाली लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पूर्वी बंगाल में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और पश्चिमी बंगाल में क्या होगा कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो जब दोनों तरफ से अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो क्या होगा कि फिर आपस में इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा, इनकी आपस में नहीं बनेगी, तो क्या हो जाएगा कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह कमजोर पड़ जाएगा। देखिए, दिसंबर, अब इस कहानी को प्रारंभ करते हैं कि बंगाल विभाजन की कहानी क्या थी। तो क्या होता है कि 1903 में ही बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को जो है वह ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था भारत में। 1903 से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए, ताकि यह जो धारा है यह कमजोर पड़ जाए, जो राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो चुका है उसको थोड़ा सा लगाम लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। तो क्या होता है कि दिसंबर 1903, दिसंबर 1903 इसमें क्या होता है कि भारत में लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि अब बंगाल का विभाजन होगा। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है कि अब बंगाल का विभाजन होने जा रहा है, अंग्रेज जो है बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, तो विरोध का स्वर जो है वह धड़ाधड़ उठना शुरू हो गया। नेताओं ने धड़ाधड़ बैठकें करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट बाद सिर्फ पूर्वी बंगाल में तुरंत में 500 से ज्यादा बैठक हो गया इस बात के विरोध में कि जैसे भी हो बंगाल को विभाजित नहीं करना चाहिए, बंगाल को विभाजन नहीं होने देना है। फिर जो बंगाल के लोकप्रिय नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, कृष्ण कुमार मित्र हो गए, पृथ्वी चंद्र राय हो गए, तो इन सब नेताओं ने जगह जगह जनसभाएं की, लोगों को बताया कि इसके जो दुष्प्रभाव होंगे वह क्या क्या होंगे। फिर बहुत सारे जो समाचार पत्र थे, जैसे बंगाली हो गया, संजीवनी हो गया, हितवादी हो गया, तो इन सब समाचार पत्रों में भी इसके खिलाफ लेख छापे गए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। फिर देखते हैं कि मार्च 1904 से लेकर के जनवरी 1905 तक में कलकत्ता का जो टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल में बहुत सारी जनसभाएं की गई, लोगों को बहुत सारे इस चीज के विषय में जानकारी दी गई, लोगों को समझाया गया कि यह जो आंदोलन है, यह जो बंगाल विभाजन है, यह किस तरह से भारत को कमजोर करेगा, भारत को कमजोर करने के लिए, भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस विभाजन को लाया गया है। आप देख सकते हैं उस वक्त का जो गजट है वो कहता है कि उस वक्त जो भारत सरकार का गृह सचिव था और भारत सरकार, इन दोनों के नाम से सिर्फ ढाका डिवीजन से ही 69 ज्ञापन भेजे गए थे, 69 ज्ञापन, ढाका डिवीजन से 69 ज्ञापन भेजे गए थे, और इनमें से कुछ ज्ञापन पर तो 70,000 से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर थे, ये उस वक्त का गजट कहता है। तो उस वक्त जब लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, और उस कंडीशन में भी अगर किसी ज्ञापन पर 70-70 हजार लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा मुद्दा उस वक्त तक बन चुका था, लोगों को इस विषय में कितनी सारी जानकारी हो गई थी। आप देखते हैं कि उस वक्त जो जमींदार अभी तक अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बंगाल विभाजन पर जमींदार लोग भी जो है वो भी खुल करके विरोध में आ गए, उन्होंने भी इस विरोध की सभा में भाग लिया, उन्होंने भी अंग्रेजों को ज्ञापन दिया, पत्र लिखे कि भैया ये काम ना करो, अगर ये काम करोगे तो मामला जो है वह गंभीर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही है। इसी वक्त आप देखते हैं कि एक ब्रिटिश अधिकारी है जो कि एक जनसभा करते हैं, और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, ताकि वो चाह रहे थे कि कम से कम मुस्लिम लोग जो हैं उनके साथ आ जाए, तो क्या होगा कि फूट डालो और राज करो की नीति सफल हो जाएगी, और फिर बंगाल विभाजन का जो उनका सपना है वह पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा उस जनसभा में कि मेरी 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, जिसमें से कि दूसरी मेरी चहेती है। कहने का मतलब कि वो मुस्लिम भाइयों को समझा रहे थे, मुसलमानों को बता रहे थे कि भैया आप हमारे साथ आ जाओ,
आपके हित की रक्षा हम करेंगे, आप कांग्रेस को छोड़ दो, इन लोगों को छोड़ दो, बाकी इन लोगों को हम देख लेंगे, हम उनसे निपट लेंगे। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। बहुत विरोध हुआ, लेकिन इस विरोध का अंग्रेजों पर कोई असर हुआ नहीं। और जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, 19 जुलाई, यहाँ पर 3 डेट है, वो डेट ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी, ठीक है। फिर दूसरा हो गया 7 अगस्त 1905 ईस्वी, ठीक है। और तीसरा हो गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित 3 डेट है, मतलब बंगाल विभाजन से, इसी को स्वदेशी आंदोलन भी हम लोग कहते हैं। तो इससे संबंधित 3 डेट है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला डेट है 19 जुलाई 1905। इस दिन क्या होता है, इस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है। अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा जो बंगाल विभाजन है उसकी घोषणा कर दी जाती है कि भैया बंगाल विभाजन होगा, बंगाल विभाजन होना ही है, ठीक है। फिर 7 अगस्त 1905 को जो है वह स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। सात अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन जो है वह प्रभावी हो जाता है। यानी कि 19 जुलाई को विभाजन की घोषणा होती है कि अब विभाजन जो है वह होके रहेगा। इसके खिलाफ टाउन हॉल में मीटिंग होती है और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन का जो है वह विधिवत घोषणा कर दिया जाता है कि अब हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से यह विभाजन प्रारंभ हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, लागू हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि आंदोलन पहले प्रारंभ हो गया और विभाजन जो है वह बाद में प्रभावी हुआ। घोषणा भले ही पहले हो गई, लेकिन जो विभाजन लागू हुआ जिस दिन से, वह दिन 16 अक्टूबर का दिन था और उससे पहले जो है आंदोलन प्रारंभ हो गया, आंदोलन जो है उससे पहले शुरू हो गया। अब देखिए, जब यह विभाजन की घोषणा हो गई 19 जुलाई 1905 ईस्वी, तो जैसे ही घोषणा हुई तो अब टाउन हॉल में जो है एक बैठक किया गया, एक मीटिंग रखा गया और 7 अगस्त 1905 ईस्वी का दिन था और उसी दिन से इस आंदोलन का प्रारंभ हो गया। तो इस आंदोलन में जो बहिष्कार प्रस्ताव लाया गया, बहिष्कार प्रस्ताव कहने का मतलब कि जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तु कहने का मतलब जैसे मैनचेस्टर से उस वक्त हमारे यहाँ कपड़ा आता था, सूती वस्त्र, क्योंकि हमारा जो उद्योग धंधा था उनको तो अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया और हमारे कृषि का वाणिज्यीकरण करके उन्होंने हमारे कृषि को या फिर हमारे देश को कच्चा माल सप्लाई करने का मार्केट बना दिया। अब हमारा देश सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करता था और तैयार माल जो है वो अंग्रेजों से लेता था। इस तरह का हमारा स्थिति कर दिया गया। तो अब जो सूती वस्त्र है वह कहाँ से आ रहा है, तो वह मैनचेस्टर से आ रहा है। फिर हमारे यहाँ इतना लंबा चौड़ा समुद्र तट होते हुए भी आप अगर उस वक्त के तात्कालिक भारत को देखें तो आप देखिएगा कि भारत के पास कितना लंबा चौड़ा समुद्री तट होगा, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये सारे क्षेत्र हैं। तो भारत के पास एक बहुत बड़ा समुद्री तट, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो नमक आता था वह नमक कहाँ से आता था, तो हमारे यहाँ नमक लिवरपूल से आता था। यानी कि हमारा उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तो अब जब हमारे यहाँ लिवरपूल से नमक आ रहा है और मैनचेस्टर से वस्त्र, तो यहाँ पर क्या प्रस्ताव दिया गया कि अब हम इन सारे चीजों का बहिष्कार करेंगे, इन सारे चीजों का बहिष्कार करेंगे। इसीलिए इसको स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया कि विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे और यह जो हमारा स्वदेशी वस्तु है, स्वदेशी निर्मित वस्तु है, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं इसके बाद जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू हो गए, बैठक शुरू हो गई और इन बैठकों में जो है वह लगभग 10,000, 12,000, 15,000 लोग तक इकट्ठा होना शुरू हो गए। यानी कि अब कांग्रेस का जो दायरा है वह विस्तृत होना प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही इस आंदोलन की घोषणा होती है तो फिर सुरेंद्र नाथ जैसे जो नेता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता लोग
तो ये लोग अब पूरे भारत का भ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। तिलक महाराज वो भी चाहते हैं कि अब यह आंदोलन जो है पूरे भारत में फैले। पंजाब में लाला लाजपत राय, इन सारे लोगों ने भी इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया कि अब यह आंदोलन जो है वह पूरे भारत में चलेगा। इस तरह से यह आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अब जब 16 अक्टूबर 1905 को यह आंदोलन मतलब यह विभाजन जो है वह लागू होता है, यह विभाजन प्रारंभ होता है, तो क्या हुआ कि इस दिन पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इस दिन लगभग घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास किया। कलकत्ता में हड़ताल का घोषणा कर दिया गया। जो लोगों ने जुलूस निकाला और उस जुलूस निकाल करके लोग सवेरे सवेरे सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए घूम रहे थे। उसके बाद लोगों ने विभाजन रेखा पर खड़े होकर एक दूसरे को राखी बांधी और अंग्रेजों को यह बताने का प्रयास किया, अंग्रेजों को यह संदेश देने का कार्य किया कि तुम्हारे इस विभाजन से हमारी एकता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, हम इस विभाजन को नहीं मानते, हम लोग एक साथ हैं। इस विभाजन से हमारे जो भाईचारा है, हमारी जो एकता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों लोगों ने जनसभाएं की। तो एक जनसभा में लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए और दूसरी में 75,000। तो जिस समय राजनीतिक चेतना का इतना विकास नहीं हुआ है, अगर पहली बार एक झंडे के नीचे इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन का कितना महत्व होगा भारत की राजनीति में। और जब इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया, तो अब आंदोलन को चलाने के लिए कुछ धन का भी आवश्यकता है। तो पहले घंटे में ही जब एक कोष बनाया गया, तो इस आंदोलन को के लिए पहले घंटे में ही 50,000 से ज्यादा रुपए इकट्ठे हो गए इस आंदोलन के कोष में। तो सोच सकते हैं कि अब लोगों के अंदर उस समय जो राजनीतिक विचार है, जो लोगों के अंदर राजनीतिक जागृति है, वह किस लेवल तक पहुंच चुकी होगी, अब लोग जो है वह किस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। यहां तक मामला क्लियर हो गया कि किस तरह से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और किन वजहों से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कहते हैं, अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन में और क्या क्या किया गया। यह आंदोलन जो है वह क्या क्या किया गया, इस आंदोलन का क्या क्या असर हुआ, क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, चिदम्बरम पिल्ले हो गए, पी आनंद चरलू हो गए, अरविंद घोष हो गए, सैयद हैदर रजा हो गए। तो इन सारे लोगों ने क्या किया कि इस आंदोलन को समूचे भारत में फैलाने का काम किया। जब यह आंदोलन अब समूचे भारत में फैलने लगा, तो इसी वक्त एक व्यक्ति होता है, एक ब्रिटिश अधिकारी होता है, जिसका नाम होता है वैलेंटाइन शिरोल। एक ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम है वैलेंटाइन शिरोल। तो इसी वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक महाराज को कहा था भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, इसी वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। यहां से सवाल किया जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है, तो तिलक महाराज को। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। और किस आंदोलन के दरमियान कहा था? तो स्वदेशी आंदोलन या फिर बंगभंग आंदोलन या फिर बंगाल विभाजन आंदोलन। तो इसी आंदोलन के क्रम में वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक महाराज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, अब देखिए, जब पूरे भारत में यह आंदोलन फैलने लगा, तो तिलक महाराज आपको पता है महाराष्ट्र, तो उन्होंने बंबई और पूना में इस आंदोलन को प्रचारित किया, वहां नेतृत्व किया। फिर आप देखते हैं कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, इन्होंने पंजाब के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इसको प्रसारित किया, इसका प्रचार किया। फिर ये जो सैयद हैदर रजा है, इन्होंने दिल्ली में किया, चिदम्बरम पिल्ले, फिर सुब्रमण्यम अय्यर, फिर पी आनंद चरलू, फिर टी.एम. नायक, ये सारे जो नेता थे, इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन को फैलाने का काम किया, इस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम किया। क्लियर है? फिर इस समय जो विरोध चलाया गया, चूंकि इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया, तो नाम ही स्वदेशी है,
और बहिष्कार करना है विदेशियों का, तो क्या किया गया कि न सिर्फ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि जो विदेशी शिक्षण संस्थान है उनका भी बहिष्कार किया गया, जो कोर्ट कचहरी हैं उनका भी बहिष्कार किया गया। फिर बहुत सारे लोगों को जो अंग्रेज उपाधि देते थे उन उपाधियों को भी त्याग दिया गया, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां त्याग दी, अपनी सरकारी नौकरियां भी त्याग दी। क्यों? क्योंकि वह नौकरी किसकी थी? तो ब्रिटिश हुकूमत की थी, ब्रिटिश हुक्मरानों की थी, विदेशी नौकरी थी, इसीलिए उन नौकरियों को भी त्याग दिया गया इस स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। फिर इसी समय जो है वह बंगाल में एक अनुशीलन समिति नाम का संगठन स्थापित किया गया, और उसी अनुशीलन समिति जो संगठन है उसी से युगांतर नाम की पत्रिका का संचालन किया गया, और उस पत्रिका ने भी इस आंदोलन के लिए अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे, लोगों को जागरूक करने का काम किया। ठीक है। फिर लोगों को इस आंदोलन के प्रति समर्पित करने के लिए, एकत्र करने के लिए, लोगों का समर्थन पाने के लिए एक संस्था स्थापित की गई जिसका नाम रखा गया स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति के जो अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष थे अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। ये सवाल पूछा जाता है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने की। ठीक है। और अश्विनी कुमार दत्त कौन थे? तो यह एक शिक्षक थे। इनके द्वारा ही स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। क्यों? तो इस स्वदेशी आंदोलन में जितने लोग लगे हुए थे उनको एकत्रित करने के लिए, उनको इस आंदोलन के प्रति समर्थित रखने के लिए, उनका इस आंदोलन के प्रति समर्थन हासिल करने के लिए जो है वह इस स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर अब आम जनता को भी जागरूक करना था इस आंदोलन के प्रति। अगर जनता का समर्थन ना मिले तो फिर आंदोलन जो है वह लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो फिर जनता को भी इस आंदोलन के प्रति जागरूक किया गया, जनता को भी समझाया गया कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, आप पहले की तरह आत्मनिर्भर बने, जिससे क्या होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत होगी, और जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो फिर हमारा जो है वह आजादी के प्रति जो हमारी लड़ाई है, हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष है, उसको हम बहुत जल्दी अपने मुकाम तक ले जा सकते हैं। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की। अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला गीत की जो रचना है वह इसी आंदोलन के दरमियान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और यही गीत जो है यह बंगालियों के लिए इस आंदोलन का एक नारा बन गया, एक आदर्श वाक्य बन गया, और लोग जुलूस निकालते थे, और यह गीत जो है सड़कों पर जुलूस निकाल करके गाते थे। बाद के दिनों में जब 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है पाकिस्तान से, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो बांग्लादेश ने अमार सोनार बांग्ला को जो है वह अपना राष्ट्रगान बना लिया। तो आज के समय में जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया गीत है, जो कब लिखा गया? तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दरमियान, जो उस समय लोगों का उस आंदोलन में आदर्श वाक्य बन गया था। लोग कलकत्ता की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर जुलूस निकालते थे और इस गीत को गाते हुए आगे चलते थे। अब जब लोग जो है वह विदेशी शिक्षा को त्यागने लगे, स्कूल कॉलेजों का त्याग करने लगे, तो अब फिर लोगों को, जो भारतीय युवा है, उनको शिक्षा भी देना होगा। सिर्फ बहिष्कार करने से काम नहीं चलेगा। बहिष्कार हमने कर दिया तो अब उसके जगह पर लोगों को एक दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ लोगों को बहिष्कार करने को बोलोगे तो फिर लोग बहिष्कार नहीं करेंगे, उनको एक दूसरा ऑप्शन भी तो चाहिए। जैसे कभी कभी हम बात करते हैं कि बायकॉट चाइना, हम चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम उसमें सफल हो पाते हैं? हम अक्सर चीन के बायकॉट की बात करते हैं कि हम भैया चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीन का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीन का बना हुआ। क्या हम इसमें सफल हो पाए? नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है।
आज आप देखिए जितनी भी मोबाइल की कंपनियां हैं वो सारी की सारी कहाँ बेस्ड हैं? तो सारी की सारी चाइना बेस्ड हैं। सिर्फ एक एप्पल को छोड़ दें तो। और एप्पल जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आप देखिए अभी तक भारत का प्लांट शुरू नहीं हुआ है। आप देखिए फोन पे लिखा रहता है असेंबल्ड इन चाइना। तो हमारे पास चूंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो इसीलिए हम चीन का बहिष्कार नहीं कर पाते हैं, चीन के फोन का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प है ही नहीं। अगर हम बहिष्कार करेंगे तो हम कौन सा फोन इस्तेमाल करेंगे? उसका जवाब नदारद है हमारे पास। तो अगर इस वक्त भी, अगर उस आंदोलन में भी लोगों से सिर्फ बहिष्कार करने को कहा जाता, तब उनको कोई दूसरा विकल्प तो चाहिए। अगर उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा तो बहिष्कार कभी भी सफल नहीं हो सकता। किसी भी चीज का बहिष्कार तभी सफल होगा जब उस चीज के पैरेलल कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया तो 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। और इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या काम था कि इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का काम था कि अब भारतीय जो युवा हैं उनको हायर स्टडी देना, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो अब क्या हुआ कि लोगों के पास एक विकल्प हो गया कि अगर हम विदेशी कॉलेज को छोड़ते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अंदर जो कॉलेज होगा हम उस कॉलेज के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो अब यह विद्रोह जो है, अब यह विरोध जो है वह क्या हुआ? तो वह सफल हो गया। ठीक है, फिर देखिए कि पहली बार यह आंदोलन है जब महिलाएं घर की दहलीज को लांघ करके बाहर निकली। महिलाओं ने अपने प्रतिबंध को तोड़ा, घर की दहलीज को लांघा और बाहर निकल करके इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में खड़ी हुई। तो इस आंदोलन ने पहली बार क्या किया, यह भी इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसने महिलाओं की उस सीमा को तोड़ दिया और महिलाएं घर की दहलीज से बाहर निकल पाई। अब इस आंदोलन में बहुत सारे लोग तो सम्मिलित हुए, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वह इस आंदोलन से पृथक हो गया। इस आंदोलन से पृथक होने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो अंग्रेजों का जो सांप्रदायिक नीति थी उसका भारत की राजनीति में इस तरह से ब्रिटिशर्स ने उसको घोल दिया, उस जहर को इस तरह से भारतीय राजनीति की सिराओं में डाल दिया गया कि अब पूरे देश में इस सांप्रदायिकता ने ऐसा अपना जहर वमन किया, ऐसा जहर वमन किया जिसको कि हम लोग आज भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को हम लोग आज भी झेल रहे हैं। हुआ क्या कि 1906 की घटना है। 1906 में क्या होता है कि शिमला में अक्टूबर 1906 की घटना होती है। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1906 ईस्वी। सांप्रदायिक कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से कौन सी कहानी शुरू होती है? तो सांप्रदायिकता की जो कथा है, सांप्रदायिकता की जो कहानी है वह अक्टूबर 1906 में प्रारंभ होती है। अक्टूबर 6 में शिमला में एक मुस्लिमों का शिष्टमंडल जो है वह लॉर्ड मिंटो से जाकर के मिलता है, जिसमें कि आगा खां भी होते हैं। आगा खां ही इस शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे होते हैं। ये लोग जाकर के वहां मिलते हैं और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी प्रस्तुत करते, कहते हैं कि हम आपके प्रति वफादार हैं, लेकिन मुस्लिमों को आप एक विशेष स्थिति दीजिए, एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करिए ताकि मुस्लिमों का जो हित है वह साधित हो सके। ठीक है, यहाँ लॉर्ड मिंटो जो है वह मुसलमानों को आश्वासन देते हैं कि हाँ आप हमारा साथ दीजिए तो हम आपके लिए प्रयास करेंगे, हम आपके लिए कार्य करेंगे और फिर आपको जो है एक विशिष्ट स्थिति प्रदान की जाएगी। अब जब यह अंग्रेजों के द्वारा आश्वासन दे दिया गया तो फिर क्या होता है कि अब वहां से प्रतिनिधि मंडल वापस आता है और फिर आगा खां जो है वो बहुत सारे सभाओं का आयोजन करते हैं। मुस्लिमों के द्वारा बहुत सारे सभाओं का आयोजन किया जाता है और उस सभाओं में इस बंगाल विभाजन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया जाता है और
कहा जाता है कि बंगाल विभाजन जो है वह मुस्लिमों के हित के लिए है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बंगाल विभाजन का समर्थन करेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर एक दिन आता है और वह दिन होता है 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 इस दिन क्या होता है कि आगा खां होते हैं, फिर ढाका के नवाब होते हैं सलीमुल्लाह, और एक व्यक्ति होते हैं मोहसिन उल मुल्क। आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क, इनके नेतृत्व में एक संगठन स्थापित किया जाता है और उस संगठन का नाम होता है मुस्लिम लीग। इस संगठन का नाम होता है मुस्लिम लीग, और यही मुस्लिम लीग जो है बाद में भारत की राजनीति में अपनी कारस्तानियों से बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है, और जो समस्याएं आज भी भारतीय राजनीति में यथास्थिति पड़ी हुई हैं, उनका दंश जो है वह हम आज भी झेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जब मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है तो आगा खां जो है वह इसके पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं, और इसका जो संस्थापक माना जाता है वह संस्थापक किसको माना जाता है, तो नवाब सलीमुल्लाह खां को इसका संस्थापक माना जाता है। अब इस संगठन का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह क्या था, तो इसका जो पहला उद्देश्य था, इस संगठन का जो पहला उद्देश्य था वह था कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना किसमें, तो मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। फिर था कि मुस्लिमों का जो राजनीतिक अधिकार है उसकी रक्षा और विस्तार। मुस्लिमों के जो राजनीतिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करना और उसका विस्तार करना। ठीक है, जो तीसरा इसका उद्देश्य था वह उद्देश्य क्या था कि अन्य संप्रदायों के प्रति जो असहिष्णुता की भावना उत्पन्न हो रही है और कट्टरता की भावना है उसको रोकना। कट्टरता को रोकना किसके प्रति, तो मुस्लिमों में जो अन्य संप्रदायों के प्रति असहिष्णुता और कट्टरता की भावना है उसको रोकना। ये इसके 3 उद्देश्य थे जो कहां पर थे, तो पेपर पर थे, जिसमें से 2 उद्देश्य का तो भली भांति पालन किया गया। 2 उद्देश्य का भली भांति पालन किया गया, लेकिन यह जो तीसरा उद्देश्य था, इस तीसरे उद्देश्य को सिर्फ कागज पर ही रहने दिया गया, कभी भी इसको धरातल पे नहीं उतरने दिया गया, या कभी भी धरातल पर आया ही नहीं। और जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो धीरे धीरे यह कटुता जो है और बढ़ती चली गई, और इस कटुता ने बाद में भारतीय राजनीति में जो गुल खिलाया है तो उसकी जानकारी तो खैर सबको है ही। ठीक है, यही मुस्लिम लीग है जिसने 1908 ईस्वी में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करती है, और आप देखते हैं कि 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आता है तो इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे भी दिया गया। तो यहाँ क्या हो गया कि अब इस आंदोलन में एक सांप्रदायिकता का भी पुट आ गया। आप देख रहे हैं कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो रही है, बंगाल विभाजन आंदोलन जो है वह चल रहा है, और इसी में क्या हो गया कि अब मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग जो है वह क्या कर रहा है, तो वह ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर कर रहा है। इस जो बंगाल विभाजन है इसके प्रति अपना समर्थन दे रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़े वर्ग ने इस आंदोलन का जो है वह बायकॉट किया, इस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, जिसमें खास करके जो किसान वर्ग हैं, किसान वर्ग और मैक्सिमम मुस्लिम वर्ग, इन 2 वर्गों ने इस आंदोलन में अपना समर्थन नहीं दिया, नहीं के बराबर इनका योगदान रहा, और इस वजह से यह आंदोलन जो है वह लंबे समय तक चल नहीं पाया। दूसरा चीज है कि कोई भी जन आंदोलन हो वह लगातार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। जन आंदोलन चलता है, फिर उसको रुकना होता है, अपनी शक्ति को इकट्ठा करना होता है, अपने स्ट्रेंथ को फिर से गेन करना होता है, और फिर नए सिरे से आंदोलन को करना होता है।
कोई भी जन आंदोलन लगातार लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो वह भी, यह कारण भी इस आंदोलन के साथ लगा और यह आंदोलन जो है वह बहुत दिन तक नहीं चल पाया। और फिर 1908 आते आते जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद घोष जो है, और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से ही संन्यास ले लिया। फिर चिदम्बरम पिल्ले हो गए, फिर पी आनंद चरलू हो गए, फिर आपके सैयद हैदर रजा हो गए। तो इन सारे बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और क्या हो गया कि यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। इस आंदोलन ने बहुत ज्यादा, मतलब इस आंदोलन की वजह से यह जो बंगाल विभाजन है यह रद्द नहीं हो पाया। और यह रद्द होता है बाद में 1912 ईस्वी में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो आप देखते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द होता है और उसके जस्ट बाद बंगाल का विभाजन हो जाता है, और जिसमें कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत का दर्जा दे दिया जाता है। इसके बाद फिर जब यह आंदोलन चल रहा है तो फिर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाता है। अब देखिए, जब यह आंदोलन चल रहा था तो इसी वक्त, चूंकि आपने देखा कि यह जो गर्मपंथी गुट था यह पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाना चाह रहे थे, उन्होंने फैला भी दिया। लाला लाजपत राय हो गए, फिर आपके सैयद हैदर रजा हो गए, फिर बाल गंगाधर तिलक हो गए, पी चिदम्बरम पिल्लई हो गए, पी आनंद चरलू हो गए। तो इन सारे लोगों ने पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाया। लेकिन जो नरमपंथी थे वो नरमपंथी चाह रहे थे कि यह जो आंदोलन है यह आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे। चूंकि इस आंदोलन का जो कारण है वह बंगाल विभाजन है, तो यह यहीं तक रहे, क्योंकि अगर यह विस्तृत पैमाने पर फैलेगा तो हो सकता है कि अंग्रेजों का दमन चक्र चालू हो जाए और कांग्रेस कमजोर पड़ जाए या यह आंदोलन कमजोर पड़ जाए। तो जब यह विवाद बढ़ना शुरू हुआ तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब लगता है कांग्रेस में फूट पड़ेगा, कांग्रेस टूट जाएगा। तो इस टूट को रोकने के लिए आखिरी कोशिश किया गया 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, जहां की दादा भाई नौरोजी को जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया गया। चूंकि दादा भाई नौरोजी की बात सब मानते थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया ताकि इस विवाद को समाप्त किया जाए। दूसरा चीज है कि ये जो नरमपंथी और गरमपंथी थे, तो ये दोनों चाह रहे थे कि उनके उनके गुट से कोई अध्यक्ष बने 1906 का। गरमपंथी चाह रहे थे कि उनके गुट से बने, नरमपंथी चाह रहे थे उनके गुट से बने। तो फिर लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाल करके दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया, ताकि चूंकि दादा भाई नौरोजी की जो आदर है, उनका जो इज्जत है, वो दोनों खेमे के लोग करते थे। तो यह अध्यक्ष का विवाद तो शांत हो गया दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने के बाद। लेकिन इस विद्रोह का, इस विरोध का जो प्रसार है, उसके विषय पर, उसके मुद्दे पर जो विरोध है वह शांत नहीं हो पाया। और जब वह शांत नहीं हो पाया तो इसी अधिवेशन में क्या होता है कि ये जो गर्मपंथी है इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ये 4 तरह के प्रस्ताव पारित करवा लिए। जब ये 4 तरह के प्रस्ताव पारित करवा लिए तो नरमपंथियों को इससे काफी समस्या हो गई। नरमपंथी नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई प्रस्ताव कांग्रेस से पारित हो। और चूंकि इसी समय कांग्रेस के मंच से इसी 1906 के अधिवेशन में ही स्वराज्य की मांग पहली बार प्रस्तुत कर दी गई कि भारतीयों को स्वराज्य चाहिए। तिलक महाराज ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। तो ये 1906 का जो ये सारे विवाद उत्पन्न हो गए, जिनको कि दादा भाई नौरोजी भी शांत नहीं कर पाए। और फिर जब वो शांत नहीं हो पाया तो 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जहां पर कि जूता चल जाता है, और उस जूता चलने की वजह से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो कांग्रेस की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और कांग्रेस की कमजोर शक्ति के साथ फिर एक जो वैक्यूम उत्पन्न होता है भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में जो एक अस्थिरता आ जाती है, जो एक निर्वात आ जाता है, तो उस निर्वात को भरने के लिए एक नई विचारधारा आती है, जिसको कि हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विचारधारा कहते हैं, जो कि बम और गोली की बात करता है। और उस विचारधारा ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिखाया कि स्वतंत्रता संघर्ष जो है वह इस तरीके से भी किया जा सकता है। और इस तरह से भारतीय राजनीति में बहुत सारे नए नए तत्वों का समावेशन होता चला गया। तो ये था हमारा बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन, जो कि इस तरीके से प्रारंभ हुआ और इस तरह से संपन्न हो गया। तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन देख लिया, मुस्लिम लीग की स्थापना देख ली। अब
अगले क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे और फिर इसके आगे देखेंगे कि अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और फिर कांग्रेस का जो यह काल है 1905 से लेकर के 1908 तक का काल, इसमें क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हम कल आगे क्लास में 8 से लेकर के 14 तक की बात करेंगे कि उस कालखंड में क्या क्या हुआ। ये जो नई दो विचारधारा भारतीय राजनीति में आ गई, सांप्रदायिकता की और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की, तो इन्होंने किस तरह से भारतीय राजनीति को दिशा दिखाई और फिर 1914 से लेकर के 1919 तक का काल, इस बीच में लोगों को क्या क्या अनुभव हुए और फिर किस तरह से 1916 का लखनऊ पैक्ट होता है जहां पर कि कांग्रेस के जो फूट था वो समाप्त किया गया, कांग्रेस फिर से एक होता है और फिर मुस्लिम लीग का किस तरह से कांग्रेस से पैक्ट होता है और उसके बाद किस तरह से एक नए आंदोलन का जन्म होता है और उसके आधार पर क्या क्या सुधार होते हैं। इन सारी चीजों को अगले क्लास में देखते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बंगाल विभाजन को अच्छे से समझ लिया होगा और इस कालखंड में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हुई, जितने भी राजनीतिक बदलाव हुए, उनको भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।